सुनील किरमानी के साथ वापस ब्लास्ट के ऑफिस में पहुंचा। किरमानी अपने ऑफिस में चला गया। सुनील अपने केबिन में आ गया। उसने अर्जुन को बुलाया। तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं गुरुजी, अर्जुन ने बोला। दिन में कहाँ गायब हो गए थे तुम? ताजियों की तस्वीर खींचनी थी, मुझे खुद जाना पड़ा था। किरमानी ने कहीं भेज दिया था। अच्छा, ठीक किया। सुनील ने अपना कैमरा उसके आगे रख दिया। इसमें फिल्म है, उसे निकाल लो और एक फिल्म ये लो। उसने ताजियों के जुलूस वाली तस्वीर की फिल्म निकालकर कैमरे के बगल में रख दी। इन दोनों फिल्मों को डेवलप करके प्रिंट बना लो। लेकिन डार्क रूम तो अभी खाली नहीं है, अर्जुन ने बताया। ठाकुर कोई बहुत जरूरी प्रिंट बना रहा है। जब डार्क रूम खाली हो जाए, इन फिल्मों का काम तुम तब कर लेना। ओके। या तुम ऐसा करो, तुम ये फिल्में भी ठाकुर को ही दे दो। जब उसे मौका लगेगा वो इनके प्रिंट बना लेगा। अच्छा, लेकिन उसे कह देना कि दोनों फिल्मों के प्रिंट्स को एक ही लिफाफे में गड्ढा मड्ढा न कर दे। मुझे दोनों सेट अलग अलग ला कर दे। ठीक है, अब फूटो। अर्जुन ने कैमरा और फिल्में उठाई और वहां से बाहर निकल गया। तभी एक आदमी झिझकता हुआ केबिन में दाखिल हुआ। सुनील ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और फिर सहज स्वर में बोला, फरमाइए। उसने खखार कर गला साफ किया और नर्वस स्वर में बोला, मैं आपसे एक तस्वीर के बारे में बात करना चाहता हूं। कैसी तस्वीर? जो आपने आज कमर्शियल स्ट्रीट में ताजियों के जुलूस की खींची थी। सुनील ने गौर से उस आदमी की सूरत देखी। वो वही लगभग 40 वर्ष का दब्बू सा कृशकाय व्यक्ति था जिसे सुनील ने तब कमर्शियल स्ट्रीट में देखा था, जब पोमांचू जैसी मूछों वाला आदमी तस्वीर के बारे में सुनील से बात कर रहा था। सुनील ने देखा, उस वक्त वो बड़ा परेशान हाल लग रहा था। क्या बात करना चाहते हैं आप उस तस्वीर के बारे में? क्या वो आपके अखबार में छपेगी? अभी क्या मालूम, मेरा काम तो तस्वीर खींचना था, जो कि मैंने कर दिया। अब ये तस्वीर अखबार में छपनी है या नहीं, इसका फैसला तो न्यूज़ एडिटर ने करना है। आप क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल बात यह है साहब, वो परेशानी भरे स्वर में बोला, कि इत्तेफाक से उस तस्वीर में मैं आ गया हूं। अगर तस्वीर अखबार में छप गई तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि वो तस्वीर अखबार में ना छपे, या अगर छपे तो आप उसमें से मुझे काट दें। आपके लिए तस्वीर के छपने से क्या दिक्कत हो जाएगी? वो चुप रहा। प्रत्यक्षतः वो बताना नहीं चाहता था। आप नहीं समझेंगे, अंत में वो बोला। समझाने की कोशिश तो कीजिए। मैंने अर्ज किया ना, आप नहीं समझेंगे। मैं, देखो, मुझे नहीं मालूम कि वो तस्वीर छपेगी या नहीं। मुझे यह भी नहीं मालूम कि मैं छपने के काबिल तस्वीर खींच भी पाया हूं कि नहीं, क्योंकि फिल्म अभी डेवलप नहीं की गई है। तुम शाम को किसी वक्त आना, फिर मैं उस तस्वीर के बारे में बता पाऊंगा। ठीक है, बहुत मेहरबानी आपकी। मैं फिर आ जाऊंगा। और वो वापस जाने के लिए मुड़ा। सुनो, वो ठिठका, तुम यहाँ पहुंचे कैसे? तुम मुझे जानते हो? नहीं, लेकिन कमर्शियल स्ट्रीट में आप मेरी मौजूदगी में जिस फोमांचू टाइप मूछों वाले आदमी से बात कर रहे थे, मैंने आपको उसे बताते सुना था कि आपका नाम सुनील है और आप ब्लास्ट के प्रतिनिधि हैं। ओह, तुमने अपना नाम नहीं बताया। प्यारेलाल, मेरा नाम प्यारेलाल है। और वो वहां से चला गया। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया और मेज मेज ठकठकाता हुआ उसके कश लगाने लगा। अर्जुन केबिन के दरवाजे के पास प्रकट हुआ। मैंने फिल्में ठाकुर को दे दी हैं। प्रिंट बन जाने पर वो उन्हें आपके पास भेज देगा।
मैं जा रहा हूं। कहाँ? शंकर रोड। वहां कहीं आग लग गई है। किरमानी कहता है कि फौरन पहुंचना है। ठीक है, जब लौटो तो खबर करना। अच्छा। वो चला गया। थोड़ी देर बाद फिर केबिन का दरवाजा खुला। सुनील ने सिर उठाकर देखा। सामने वही फुमांचू जैसी मूछों वाला आदमी खड़ा था। उसके मुंह खोलने से पहले ही सुनील बोल पड़ा, सॉरी, अभी फिल्म डेवलप नहीं हुई। ओह, वो निराश स्वर में बोला। लेकिन भाई साहब, उसका प्रिंट तैयार हो जाने के बाद उसे छपने के लिए भेजने से पहले मुझे दिखा तो दोगे ना? आप उस तस्वीर के लिए इतने मरे क्यों जा रहे हैं? किसी वजह से मैं नहीं चाहता कि उसके फ्रेम में मैं दिखाई दूं। आपको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरी तस्वीर की खातिर तो खींची नहीं। आपने तो ताजियों की खातिर तस्वीर खींची थी। और और अगर आप मेरी प्रार्थना पर उस तस्वीर में से मुझे निकाल देंगे तो मैं आपकी कुछ भी सेवा कर दूंगा। मेरी सेवा कर दोगे? क्या करोगे? उसने अपने दाएं हाथ की उंगली और अंगूठे को मिलाकर सिक्का उछालने जैसा संकेत किया। तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? सुनील कठोर स्वर में बोला। मैं आपको आपकी सेवाओं की कीमत अदा करना चाहता हूं। यहां सेवाओं की बिक्री नहीं होती। तो फिर वैसे ही मेहरबानी कीजिए भाई साहब। वो वो तस्वीर तो मुझे हर हाल में चाहिए। क्यों? अगर वो तस्वीर छप गई तो क्या आफत आ जाएगी? मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। कैसे? आज की तारीख में मुझे इस नगर में नहीं होना चाहिए। अगर ये बात आम हो गई कि आज की तारीख में मैं इस नगर में था, तो एक बहुत बड़ा बिजनेस डील धराशायी हो जाएगा। आज मुझे विश्वनगर में होना चाहिए था। जिन लोगों से मैं धंधा कर रहा हूं, वो मुझे इस प्रकार राजनगर में पाकर ये समझेंगे कि मैं उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा हूं और उनकी किसी विरोधी कंपनी से भी चुपचाप बातचीत चला रहा हूं। भाई साहब, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके लिए तो तस्वीर का महत्व ताजियों के जुलूस की वजह से है। अगर आप उसमें से मुझे निकाल देंगे तो मेरा बेड़ा गर्क होने से बच जाएगा। तस्वीर बनने दो, फिर देखेंगे क्या किया जा सकता है। तो फिर मैं शाम तक दोबारा चक्कर लगाऊं? हाँ। मुझे दिखाए बिना आप तस्वीर को छपने तो नहीं भेजेंगे? नहीं। धन्यवाद। वो जाने के लिए मुड़ा। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? वो एक क्षण हिचकिचाया और फिर बोला, प्यारेलाल। सुनील हैरानी से उसका मुंह देखने लगा। और तुम्हारा असली नाम क्या है? प्यारेलाल। मेरा असली नकली एक ही नाम है साहब, प्यारेलाल। वो खेदपूर्ण ढंग से सुनील को देखकर मुस्कुराया और वहां से विदा हो गया। सुनील उलझनपूर्ण नेत्रों से केबिन के उसके पीछे बंद हो चुके दरवाजे को घूरता रहा। ताजियों की वो मामूली सी तस्वीर एकाएक दो प्यारे लालों के लिए महत्वपूर्ण हो उठी थी। सुनील को विश्वास था कि दोनों का ही नाम प्यारेलाल तो नहीं हो सकता। ताजियों की उस तस्वीर के बारे में खुद सुनील फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो उसे किरमानी को दिखाए या नहीं। उस तस्वीर के फ्रेम में उसे विश्वास था टैक्सी के समीप खड़ी अचला भी आ गई थी। क्या अचला की खातिर उसे ये झूठ बोल देना चाहिए था कि तस्वीर ठीक से नहीं खिंची थी और वो छपने के काबिल नहीं थी? अंत में उसने यही फैसला किया कि तस्वीर तैयार हो जाने तक इस मामले में चुप रहेगा। तभी केबिन में केदारनाथ दाखिल हुआ। वो भीतर आते ही बिना आमंत्रण की प्रतीक्षा किए बड़े अनौपचारिक ढंग से सुनील की मेज के सामने पड़ी दो कुर्सियों में से एक पर ढेर हो गया और बड़े मित्रतापूर्ण स्वर में बोला, हेलो, क्या हाल है? ठीक, सुनील रूखे स्वर में बोला। सुनील केदारनाथ को खूब जानता था। प्राइवेट डिटेक्टिव तो वो नाम का ही था। वास्तव में वो एक ढका छुपा सफेद पोश दादा था। अपने क्लाइंटों को ही ब्लैकमेल करने लगना उसकी विशेषता थी। लोग अपनी कोई समस्या लेकर उसके पास इस उम्मीद में आते थे कि वो उसका कोई हल निकालेगा।
वो पहले उनसे सारे तथ्यों की जानकारी हासिल कर लेता था और फिर उसी जानकारी के दम पर वो खुद ही अपने क्लाइंट को अपनी ब्लैकमेलिंग का शिकार बना लेता था। एक मुसीबत से छुटकारा पाने की उम्मीद में आया क्लाइंट एक और नई मुसीबत का शिकार हो जाता था। एक आध बार वो सुनील के पास इस उम्मीद में आ चुका था कि सुनील उसे बिजनेस दिलवाए, अर्थात अगर कोई आदमी किसी प्राइवेट डिटेक्टिव की सेवाओं की जरूरत महसूस करे तो सुनील के माध्यम से कोई बिजनेस हासिल तो सुनील उसे केदारनाथ का नाम सुझा दे। एक आध बार वो सुनील के पास इस उम्मीद में आ चुका था कि सुनील उसे बिजनेस दिलवाए, अर्थात अगर कोई आदमी किसी प्राइवेट डिटेक्टिव की सेवाओं की जरूरत महसूस करे तो सुनील उसे केदारनाथ का नाम सुझा दे। केदारनाथ को आज तक सुनील के माध्यम से कोई बिजनेस हासिल नहीं हुआ था, क्योंकि सुनील को वो आदमी कतई पसंद नहीं था। कैसे आए? सुनील ने पूछा। फिर वो कुछ सोचकर बोला, कहीं तुम्हें भी तो ताजियों की उस तस्वीर की जरूरत नहीं जो मैंने कमर्शियल स्ट्रीट में खींची थी? यही बात है, केदारनाथ गहरी सांस लेकर बोला। अब जबकि त्यागी के कत्ल की सूरत में तुम्हें इतनी सेंसेशनल न्यूज मिल गई है, मुझे विश्वास है कि ब्लास्ट को ताजियों की तस्वीर की जरूरत नहीं होगी। तुम वो नेगेटिव मुझे दे दो। अभी दो प्यारेलाल यहाँ आए थे। वो लोग तो तस्वीर मांग रहे थे या ये प्रार्थना कर रहे थे कि तस्वीर में से उन्हें निकाल दिया जाए, लेकिन तीसरे प्यारेलाल को इतने से सब्र नहीं, उसे तो नेगेटिव भी चाहिए। हाँ, वो ढीठ स्वर में बोला। ठीक समझा तुमने, बल्कि फिल्म का नेगेटिव बनाने में भी देर लगेगी। तुम मुझे फिल्म ही दे दो। अभी अगली बार बोलोगे कि शायद फिल्म को कैमरे से निकालने में देर लगेगी, इसलिए तुम्हें कैमरा ही दे दूं। मजाक मत करो, ये एक गंभीर बात है। वो तस्वीर तुम्हें क्यों चाहिए? है कोई वजह? वो वजह मालूम है मुझे। उस तस्वीर के माध्यम से पुलिस को मालूम हो जाएगा कि त्यागी की हत्या के समय तुम उस इमारत में थे। उसकी मुझे फिक्र नहीं है। मुझ पर कत्ल का इल्जाम नहीं लग सकता। मेरे पास अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए एलिबाई है। तुम्हारी एलिबाई को भी मैं जानता हूं। मैंने तुम्हें दमयंती जोशी के साथ इमारत के बाहर निकलते देखा था। वही है ना तुम्हारी एलिबाई? वही तो असली मुसीबत है, केदारनाथ हाथ फैलाकर बोला। अगर सोहनलाल जोशी को पता लग गया कि उसकी बीवी मेरे साथ थी तो कोहराम खड़ा हो जाएगा। वो उस बेचारी की जान लेकर ही मानेगा। और तुम्हारी? मुझसे उलझने की हिम्मत वो नहीं कर सकता। मैं बखूबी निपट सकता हूं उससे, लेकिन वो दमयंती की बुरी गत बनाएगा। कुमार का गुस्सा गधे पर निकालने वाली मिसाल बन जाएगी। तुम्हें सावधान रहना चाहिए था। जो हो चुका है वो हो चुका है। अब तुम ये बताओ कि तुम उस तस्वीर का नेगेटिव मेरे हवाले करते हो या नहीं? वो नेगेटिव मेरा नहीं, ब्लास्ट का माल है। जाकर न्यूज एडिटर या चीफ एडिटर से मांग लो। मैं तुमसे मांग रहा हूं, नेगेटिव तुम्हारे पास है, तुम इसे अपने से आगे जाने ही क्यों देते हो? शायद तुम ये भूल रहे हो कि मैं ब्लास्ट की नौकरी करता हूं, तुम्हारी नहीं। देखो, मुझसे तरीके से पेश आओ, वरना पछताओगे, केदारनाथ धमकी भरे स्वर में बोला। क्या करोगे तुम? सुनील भी क्रोधित स्वर में बोला। मुझे सब मालूम है कि त्यागी की हत्या के दौरान तुम वहां क्या क्या करते रहे थे। मैं पुलिस को तुम्हारी तमाम करतूतें बयान कर दूंगा। फिर देखना इंस्पेक्टर प्रभुदयाल तुम्हारी कैसी खबर लेता है। क्या कहोगे तुम पुलिस को? क्यों मेरा मुंह खुलवाते हो? अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। सुनील सोचने लगा। केदारनाथ कोरा ब्लफ मार रहा था या उसे मालूम था कि वो पुलिस के आगमन से पहले ही त्यागी के ऑफिस का चक्कर लगा आया था। दूसरी समस्या ये भी थी कि तस्वीर की बात मालूम होने पर प्रभुदयाल इस बात के लिए भी उस पर बरस सकता था कि घटनास्थल पर केदारनाथ, दमयंती जोशी, सोहनलाल जोशी, अचला मजूमदार की मौजूदगी के बारे में उसने फौरन पुलिस को क्यों नहीं बताया था। इतना स्पष्ट था कि केदारनाथ कोई विशेष बात जानता था,
अन्यथा वो ब्लास्ट के ऑफिस में आकर सुनील को धमकाने की हिम्मत न करता। क्या फैसला किया? केदारनाथ बेसब्रेपन से बोला। नेगेटिव देते हो या नहीं? नहीं। केदारनाथ के चेहरे ने कई रंग बदले। अच्छा बेटा, अब देखना मैं तुम्हारी क्या गत बनाता हूं, वो कहर भरे स्वर में बोला और फर्श को रौंदता हुआ वहां से बाहर निकल गया। जाती बार उसने केबिन का दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि दरवाजा चौखट से उखड़ता उखड़ता बचा। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। सुनील ने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी ओर से इंस्पेक्टर प्रभुदयाल की धाड़ सुनाई दी। सुनील? सुनील, 10 मिनट में पुलिस हेडक्वार्टर में मेरे कमरे में पहुंच जाओ। क्या हो गया? अब किसके खेत के गन्ने उखाड़ लिए मैंने? बकवास मत करो। तुम आते हो या मैं पुलिस को भेजूं? लेकिन बात क्या है? बात तुम्हें मालूम है। जो कुछ नहीं मालूम यहां आने पर मालूम हो जाएगा। लेकिन और अगर तुम्हें यहां लाने के लिए पुलिस भेजनी पड़ी तो इतना याद रखो, हथकड़ियों में जकड़े सारे शहर में परेड करते हुए यहां तक पहुंचोगे। मैं आ रहा हूं मेरे बाप, लेकिन 10 मिनट में तो उड़कर भी वहां नहीं आ सकता। आजकल तो मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। टैक्सी पर आओ, हवाई जहाज पर आओ, लेकिन वहां से हिलो। अच्छा, 10 मिनट में मेरे ऑफिस में। संबंध विच्छेद हो गया। सुनील ने रिसीवर रख दिया। उसने हैंगर से उतारकर अपना कोट पहना और अपने केबिन से बाहर निकला। उसी गलियारे के सिरे पर डार्क रूम था। वो वहां पहुंचा। उसने आवाज लगाई, ठाकुर। हाँ जी। भीतर से ठाकुर की आवाज आई, 1 मिनट बाहर आओ। ठाकुर तुरंत बाहर निकला। भीतर लाल बत्ती जल रही थी। अपने पीछे उसने सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। मेरी फिल्मों की बारी अभी आई या नहीं? अभी नहीं। मैं बहुत जरूरी तस्वीरें बना रहा हूं, उसके बाद आपका काम करूंगा। कोई बात नहीं, मैं पुलिस हेडक्वार्टर जा रहा हूं, वरना अपना काम मैं खुद कर लेता। सुनो, जिस फिल्म पर मैंने निशान लगाया हुआ है उसके नेगेटिव या प्रिंट तुम किसी को दिखाना मत, और इधर उधर भी मत छोड़ना, और कोशिश करना कि उसके प्रिंट तुम पहले तैयार कर लो। जी अच्छा। जो कुछ तुम देखो उसके बारे में भी किसी से जिक्र मत करना। ओके? ओके। मैं 1 आध घंटे में लौट आऊंगा, बशर्ते कि मैं गिरफ्तार करके हवालात में न डाल दिया जाऊं। अगर मेरे आने से पहले प्रिंट तैयार हो जाएं तो उन्हें और नेगेटिव को संभाल कर रखना है। जी अच्छा। सुनील वहां से विदा हो गया। उसने घड़ी पर दृष्टिपात किया। 6 बज चुके थे। अगला दृश्य। दिन ढलने के बाद से ही ठंड बढ़ गई थी। आज सुनील दोपहर से महसूस कर रहा था कि उसे कोई भारी कोट या पुलोवर पहनकर आना चाहिए था। बैंक स्ट्रीट पुलिस हेडक्वार्टर के रास्ते में आती थी। सुनील ने अपने फ्लैट से होकर जाने का फैसला किया। उसने स्कूटर वाले को बैंक स्ट्रीट मुड़ने को कहा। स्कूटर के पीछे पीछे ही एक टैक्सी भी बैंक स्ट्रीट में दाखिल हुई। वो टैक्सी ब्लास्ट के ऑफिस के आगे से ही सुनील के पीछे लगी थी, लेकिन सुनील को उसकी खबर नहीं थी। सुनील ने स्कूटर 3 नंबर इमारत के सामने रुकवाया। उसने स्कूटर वाले को इंतजार करने को कहा, फिर इमारत में दाखिल हो गया। टैक्सी स्कूटर से थोड़ा आगे आकर रुकी। उसकी सवारी बाहर निकली और सुनील के पीछे इमारत में दाखिल हो गई। सुनील अपने फ्लैट में पहुंचा। उसने अपना कोट उतारकर सोफे पर उछाल दिया और अलमारी से पुलोवर निकाल लिया। वो पुलोवर पहनने लगा। तभी फ्लैट का दरवाजा निशब्द खुला और किसी ने भीतर कदम रखा। उसने पांव की ठोकर से दरवाजा बंद कर दिया। सुनील दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर ड्राइंग रूम में आया। वो उल्टे पांव वहां से चले जाने का इरादा रखता था, इसलिए उसने दरवाजा भीतर से बंद नहीं किया था। बेडरूम के दरवाजे के बाहर ही वो ठिठक कर खड़ा हो गया। उसके सामने फुमांचू जैसी मूछों वाला प्यारेलाल नंबर 2 खड़ा था। उसके एक हाथ में रिवॉल्वर थी, जिसे वो बड़े नर्वस भाव से सुनील की तरफ ताने खड़ा था। ओह माय गॉड, सुनील के मुंह से निकला।
तुम तो बड़े खतरनाक आदमी हो यार, यहां भी आ गए। वो चुपचाप खड़ा रहा, पूर्वतः सुनील की तरफ रिवॉल्वर ताने। फिर उस तस्वीर के चक्कर में आए हो? सुनील ने पूछा। उसने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हें यहां का पता कैसे मालूम हुआ? ब्लास्ट से ही तुम्हारा पीछा करते करते यहां पहुंचा हूं। ओह, लेकिन यहां पहुंचने का क्या फायदा? फिल्म तो ब्लास्ट के दफ्तर में है, तुम्हें मालूम ही होगा। मालूम है। तो फिर यहां मुझ पर रिवॉल्वर तानने से क्या फायदा होगा? देखो, उसने सुनील को धमकाया नहीं, जैसा कि रिवॉल्वर हाथ में होने की वजह से उससे अपेक्षित था, बल्कि वो विनीत स्वर में बोला, वो तस्वीर मैं हर हालत में हासिल करना चाहता हूं। उस तस्वीर और उसके नेगेटिव की खातिर मैं तुम्हें 1,000 रुपया देने को तैयार हूं। लेकिन प्यारे लाल, वो मेरा माल थोड़ा ही है, वो ब्लास्ट का माल है। अगर तुम ऐसे कोई ऑफर देना चाहते हो तो जाकर ब्लास्ट के मेरे साहब को दो। मैं तुम्हारे साहब को नहीं जानता, मैं तुम्हें जानता हूं। वो तस्वीर मैं तुमसे हासिल करना चाहता हूं। अब वो कोई मामूली तस्वीर नहीं रही, अब वो तस्वीर एक कत्ल की शहादत बन गई। जिस वक्त मैंने वो तस्वीर खींची थी, लगभग उसी वक्त कमर्शियल स्ट्रीट की एक इमारत में कत्ल हुआ था। शायद उस मामले में पुलिस तुम्हारे से भी कुछ पूछना चाहे। शायद वो लोग ये जानना चाहें कि उस वक्त तुम वहां क्या कर रहे थे। और अब जो ये 1,000 रुपये की रिश्वत तुम मुझे पेश कर रहे हो, उससे साफ जाहिर होता है कि उस अपराध से तुम्हारा कोई संबंध है। मिस्टर प्यारेलाल, पुलिस को तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। और वो वापस बेडरूम में, जहाँ के टेलीफोन था, जाने की नीयत से मुड़ा। खबरदार, प्यारेलाल नंबर 2 ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। सुनील ठिठक गया। देखो, मुझे कोई सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर मत करो, वो पूर्वतः विनीत स्वर में बोला। सीधे सीधे मुझे सहयोग दो, इसी में हम दोनों की भलाई है। क्या करने में? अपने ऑफिस में फोन करो और उस फिल्म को यहां मंगा लो। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। इससे तुम्हें फिल्म मिल जाएगी? नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इतनी मामूली बात के लिए तुम अपनी जान देना पसंद नहीं करोगे। सुनील कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, वो 1,000 रुपये वाली ऑफर खरी है ना? एकदम खरी है। ओके, मैं फोन करता हूं। ठंड लग रही है, जरा कोट पहन लूं। सुनील ने आगे बढ़कर सोफे पर से अपना कोट उठाया। उसने कोट को खोला, लेकिन उसे पहनने के स्थान पर एकाएक बड़े अप्रत्याशित ढंग से प्यारेलाल नंबर 2 पर उछाल दिया। कोट उसके चेहरे पर लिपट गया। वो हड़बड़ा गया। सुनील उस पर झपटा। उसने रिवॉल्वर वाले हाथ पर जोर से हाथ मारा। रिवॉल्वर उसके हाथ से छिटककर फर्श पर जा गिरा और वहां से उछलकर सोफे के नीचे पहुंच गया। तभी उस आदमी ने अपने ऊपर से कोट परे फेंका। सुनील उस पर झपटा। वो आदमी झुकाई देकर एक तरफ हट गया। उसने सुनील की तरफ अपनी लात चलाई। लात सुनील की छाती से टकराई और वो परे उछल गया। वो आदमी सुनील पर झपटने के स्थान पर घूमा और दरवाजे की तरफ भागा। इससे पहले कि सुनील संभल पाता, वो वहां से फूट चुका था। सुनील ने जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि वो उसे बाहर से बंद कर गया था। सुनील खिड़की के पास पहुंचा। उसी क्षण उसने नीचे खड़ी एक टैक्सी को वहां से रवाना होते देखा। उसकी पिछली सीट पर बैठे प्यारेलाल नंबर 2 की एक हल्की सी झलक उसे दिखाई दी। सुनील ने जोर जोर से आवाजें देकर प्रतीक्षारत स्कूटर वाले का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उसे ऊपर आने का संकेत किया। फिर वो खिड़की के पास से हटा। उसने वो रिवॉल्वर तलाश की जो प्यारेलाल नंबर 2 के हाथ से छिटकी थी। उसने बड़ी सावधानी से उसे एक रुमाल में लपेटा और उसे अपनी पतलून की पिछली जेब में रख लिया। उसने अपना कोट फर्श से उठाया और पहन लिया। तभी स्कूटर वाले ने आकर बाहर से दरवाजा खोला। वो हैरानी से सुनील को देख रहा था। बच्चों की करतूत है, सुनील बोला। कमबख्त बहुत शरारती हैं, खामखा बाहर से दरवाजा बंद कर गए। स्कूटर वाले के चेहरे से हैरानी के भाव छट गए। बच्चे जो ठहरे, वो बोला। सुनील उसके साथ फ्लैट से बाहर निकल आया।
अगला दृश्य। पुलिस हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के कमरे में किरमानी भी मौजूद था। पता नहीं वो वहां पहले से ही मौजूद था या उसे भी सुनील की तरह धुआंधार बुलावा देकर बुलवाया गया था। सुनील ने प्रभुदयाल का अभिवादन किया, जिसका जवाब देना उसने जरूरी ना समझा। वो कहर भरी निगाहों से सुनील की तरफ देख रहा था। किरमानी की सूरत बता रही थी कि प्रभुदयाल उससे भी उतना ही नाखुश था जितना कि सुनील से। वातावरण में ब्लेड की धार जैसा पैनापन था। सुनील चुपचाप किरमानी की बगल में एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगा लिया। प्रभुदयाल किरमानी की तरफ मुड़ा। लगता था उन दोनों में पहले से कोई वार्तालाप चल रहा था, जिसमें सुनील के आगमन से व्यवधान पड़ गया था। उस लड़की के बारे में तुम्हें हमें तभी बताना चाहिए था जब हम पहली बार त्यागी के ऑफिस में मिले थे, प्रभुदयाल क्रोधित स्वर में किरमानी से बोला। सुनील का दिल डूबने लगा। वो बिना किसी के बताए ही समझ गया कि जिक्र अचला का हो रहा है। किरमानी चुप रहा। उसने नर्वस भाव से थूक निकली। ऐन हत्या के समय के आसपास तुमने एक लड़की को त्यागी के ऑफिस में दाखिल होते देखा था, प्रभुदयाल बोला। तुम एक जिम्मेदार अखबार नवीस हो, इतनी महत्वपूर्ण बात तुम पुलिस से दबाकर बैठे रहे। कमाल है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, किरमानी दबे स्वर में बोला, कि मेरी निगाह में उस लड़की का त्यागी के कत्ल से कोई रिश्ता नहीं हो सकता था। मैं खामखा एक शरीफ और खानदानी लड़की का नाम एक कत्ल के केस में नहीं लपेटना चाहता था। तुम्हारे पास अभी भी कोई सबूत नहीं है जो ये जाहिर करता हो कि कत्ल किसी लड़की ने किया है। तुम कॉम्पैक्ट को भूल रहे हो। वो कोई सबूत नहीं है, लेकिन कॉम्पैक्ट से और उस लड़की के बारे में तुम्हारे बयान से हम अच्छी शुरुआत तो कर सकते हैं। किरमानी, तुम्हें यह बताना होगा कि वो लड़की कौन थी। जब तुम ये सब जानते हो कि वो शरीफ और खानदानी थी, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि वो थी कौन। किरमानी चुप रहा। और उस लड़की का नाम बताने में तुम्हारी भलाई है, वरना हम यही समझेंगे कि उस लड़की की कहानी तुमने खामखा गढ़ ली है ताकि तुम पर शक ना किया जाए। मुझ पर शक? किरमानी हड़बड़ा कर बोला। क्या पता उस लड़की का नाम छिपाने में तुम्हारी कोई निजी दिलचस्पी हो। क्या पता वो तुम्हारी कोई रिश्तेदार या चहेती हो जिसे तुम पुलिस की निगाहों में नहीं आने देना चाहते। मेरी अकल खराब हो गई थी जो इस बारे में तुमसे कुछ कहा, किरमानी भर्राए स्वर में बोला। मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था कि मैंने किसी लड़की को त्यागी के ऑफिस में दाखिल होते देखा था। तुम कहां बताने वाले थे। ये बात तो इत्तेफाक से तुम्हारे मुंह से निकल गई। किरमानी चुप हो गया। बताओ, कौन थी वो लड़की। अब कह भी चुको। किरमानी ने उत्तर नहीं दिया। अब और चुप रहने का कोई मतलब तो हो। क्या वो तुम्हारी अम्मा लगती है। इंस्पेक्टर साहब, किरमानी भड़क कर बोला, तमीज से बात करिए। मुझे तमीज मत सिखाओ, प्रभुदयाल गरजा। मैं अभी तुमसे तमीज से ही बात कर रहा हूं। जब बदतमीजी से बात करूंगा तो तुम्हारे देवता पनाह मांगेंगे। किरमानी चुप रहा। अब कुछ कहो भी। किरमानी ने एक गहरी सांस ली। अच्छी बात है, वो एक हारे हुए स्वर में बोला। सुन लो, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूं कि उस लड़की का त्यागी की हत्या से कोई वास्ता नहीं है। हो ही नहीं सकता। वो तो दुनिया भर की बकवास करना, प्रभुदयाल व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। लेकिन कसम है तुम्हें, मतलब की बात मुंह से मत निकालना। वो एक मजूमदार की लड़की अचला मजूमदार थी, किरमानी सरपट बोला। प्रभुदयाल के चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। अब बोलो, क्या कर लोगे तुम उसका। किरमानी चैलेंज भरे स्वर में बोला। तुमने लड़की की तरफ उंगली भी उठाई तो उसका बाप तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। तुम्हारी वर्दी ना उतरवा दे तो कहना। तुम अचला मजूमदार को कैसे जानते हो। प्रभुदयाल ने बदले स्वर में पूछा। वो ब्लास्ट में काम कर चुकी है। आई, 'I, 'सी। 'अब सारी कहानी सुनाओ।
बस यही है सारी कहानी। वो मुझे त्यागी के ऑफिस के बाहर वाले गलियारे में मिली थी। वो लिफ्ट से निकली थी और मैं उस तरफ बढ़ रहा था। जहाँ तक मेरा ख्याल है उसने तो मुझे देखा भी नहीं था, मेरी और आंख तक नहीं उठाई थी। वो लंबे डग भरती हुई मेरी बगल से गुजर गई थी और फिर मेरे देखते ही देखते त्यागी के ऑफिस में दाखिल होकर मेरी निगाहों से ओझल हो गई थी। फिर मैं भी वहां से चला आया था। तुमने उससे बात नहीं की थी? नहीं, नौबत ही नहीं आई। उसने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया, और इससे पहले कि मैं जुबान से कोई शब्द निकालता वो त्यागी के ऑफिस में दाखिल हो चुकी थी। प्रभुदयाल सोचने लगा। अचला मजूमदार। हम्म। कॉम्पैक्ट के प्रथमाक्षर भी अचला मजूमदार के नाम वाले ही थे, AM। वो कॉम्पैक्ट तो जरूर इसी लड़की का है। लेकिन इससे क्या सिद्ध होता है? कुछ भी नहीं। ना हो, लेकिन हमें हकीकत की वाकफियत तो होनी चाहिए। किसी का हमसे कोई बात छुपाने का क्या मतलब? यह फैसला करना हमारा काम है कि उस बात का कोई महत्व है या नहीं। तुम अखबार नवीसों का नहीं। किरमानी चुप रहा। और तुम? सुनील प्रभुदयाल की तरफ घूमा और भड़क कर बोला, एक नंबर के लुच्चे आदमी हो। जी चाहता है तुम्हें यहीं हवालात में बंद कर दूं और चाबी समुंदर में फेंकाऊं। लेकिन मैंने क्या किया है? सुनील बौखला कर बोला। तुम्हें नहीं मालूम तुमने क्या किया है? प्रभुदयाल आंखें निकाल कर बोला। नहीं मालूम, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। क्या तुम पुलिस के आने से पहले त्यागी के ऑफिस में नहीं घुसे थे? तुम्हें कैसे मालूम? सुनील के मुंह से खुद ही निकल गया। पहले जवाब दो, तुम त्यागी के ऑफिस में घुसे थे या नहीं? लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? सुनील ने फिर पूछा। उसकी आंखों के सामने केदारनाथ की धमकी देती सूरत घूम गई। हमें कहीं से टिप मिली है, अब बोलो। तुम सिद्ध कर सकते हो कि मैं पुलिस के आने से पहले भी त्यागी के ऑफिस में घुसा था? ज्यादा उस्ताद बनने की कोशिश मत करो। मुझसे सवाल के बदले में सवाल मत करो। जो पूछा जा रहा है उसका सीधा और सच्चा जवाब दो। सुनील सोचने लगा। अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं था। उल्टे प्रभुदयाल का गुस्सा ही बढ़ता। वो किरमानी से पहले ही कबूलवा चुका था कि उसने अचला को त्यागी के ऑफिस में जाते देखा था। अब सच बोलने में ही उसका कल्याण था। अब फूटो भी। क्या सांप सूंघ गया है? प्रभुदयाल चिल्लाया। तुम्हारी टिप सही है, सुनील ने स्वीकार किया। पुलिस के आगमन से पहले मैं त्यागी के ऑफिस में गया था। क्यों? यूं ही, उससे मिलने। उस वक्त मुझे यह मालूम नहीं था कि वह मर चुका है। मैंने उसकी लाश देखी तो मेरे छक्के छूट गए। तुमने वहां तस्वीरें भी खींची थी? हाँ, कैमरा मेरे पास था। आजतन मैंने 2-3 तस्वीरें खींच ली थी। उस वक्त तुम कमर्शियल स्ट्रीट में गए क्या करने थे? ताजियों के जुलूस की तस्वीर खींचने गया था। ताजियों का जुलूस तो शहर की और भी 36 सड़कों से गुजरा था। तुम कमर्शियल स्ट्रीट ही क्यों गए थे? ये क्या सवाल हुआ? कहीं तो मुझे जाना ही था। मैं कमर्शियल स्ट्रीट चला गया। मैं कहीं और जाता और वहां कोई हादसा हो जाता तो मुझसे पूछते कि मैं वहां क्यों गया था। उस वक्त मुझे क्या सपना आना था कि त्यागी का खून हो जाएगा? तुम कसम खाकर कहते हो कि त्यागी के ऑफिस में कदम रखने से पहले तुम्हें यह नहीं मालूम था कि त्यागी का कत्ल हो चुका है? देखो प्रभु, तुम एक छोटी सी बात को बहुत तूल दे रहे हो। अगर तुम ये कहो कि मैंने त्यागी का कत्ल किया है तो बात दूसरी है। अगर ऐसी बात नहीं है तो ये छोटा सा गुनाह माफ कर दो जो मैंने तुम्हारी निगाहों में किया है। क्यों माफ कर दूं? क्योंकि बदले में मैं तुम्हें बड़ी करामाती जानकारी दूंगा। क्या? मैं तुम्हें कमर्शियल स्ट्रीट में खींची एक ऐसी तस्वीर दूंगा जिसको कम से कम 3 आदमी किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं।
कौन 3 आदमी? एक तो केदारनाथ ही है, बाकी 2 प्यारेलाल हैं। क्या मतलब? मैं उन दोनों को जानता नहीं, लेकिन दोनों ने ही अपना नाम प्यारेलाल बताया था। उनके हुलिये बयान करो। सुनील ने आज्ञा का पालन किया। वो तस्वीर कहाँ है? अभी बनी नहीं है। मैंने फिल्म ब्लास्ट के एक अन्य फोटोग्राफर ठाकुर को दी है। तस्वीर बन जाएगी तो वो मैं तुम्हें पेश कर दूंगा। आज की तारीख में तुम्हारी इस अचला मजूमदार नामक लड़की से मुलाकात हुई थी? नहीं। क्यों? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम महज उससे मिलने की खातिर त्यागी के ऑफिस में नहीं गए थे। वहां निश्चय ही तुम किसी और नियत से गए थे। अचला मजूमदार अगर ब्लास्ट में काम कर चुकी है तो तुम्हारी उससे वाकफियत भी जरूरी होगी। शायद उस लड़की ने त्यागी का कत्ल किया था और फिर कमर्शियल स्ट्रीट में तुमसे टकरा गई। उसने तुम्हें बताया होगा कि वो गलती से अपना कॉम्पैक्ट घटनास्थल पर गिरा आई है। वो कॉम्पैक्ट कत्ल का संबंध उससे जोड़ सकता है। उसने 2 आंसू बहाकर तुमसे मदद मांगी और तुम उस कॉम्पैक्ट को वहां से गायब करने की नीयत से त्यागी के फ्लैट पर पहुंच गए होगे। तो फिर मैंने कॉम्पैक्ट वहां से गायब क्यों नहीं किया? तुम वहां तस्वीरें खींचने में जो लगे रहे, कॉम्पैक्ट तुम्हें दिखा ही नहीं होगा। तभी एक सिपाही कमरे में दाखिल हुआ। उसने एक छोटी सी पुड़िया सामने मेज पर रख दी और बोला, लेबोरेटरी से आइए साहब। प्रभुदयाल ने हाथ के इशारे से उसे चले जाने को कहा और फिर पुड़िया खोली। भीतर से बड़ी सावधानी से रुई में पैक हुई एक गोली बरामद हुई। उसने रुई अलग की और गोली को उंगलियों में फिराता हुआ बोला, यह वो गोली है जिसने त्यागी की जान ली। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने उसके जिस्म से निकाली है। एकाएक सुनील के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। हे भगवान, ये बात उसे पहले क्यों नहीं सूझी? क्या हो गया था उसके दिमाग को? इतनी मामूली सी बात की तरफ उसका ध्यान पहले क्यों नहीं गया? मैं एक फोन कर लूं? वो बोला और उसने प्रभुदयाल की अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना टेलीफोन अपनी तरफ घसीट लिया। प्रभुदयाल हैरानी से उसका मुंह देखने लगा, लेकिन उसने ऐतराज नहीं किया। सुनील ने 569484 पर टेलीफोन किया और पूछा, अचला मजूमदार है? प्रभुदयाल के कान खड़े हो गए। नहीं है, सुनील माउथपीस में बोला। कहाँ गई हैं? विश्वनगर, अपनी मौसी के पास। वहां का नंबर? ओके, थैंक यू। सुनील ने संबंध विच्छेद कर दिया। अब विश्वनगर फोन करोगे? प्रभुदयाल बोला। मरो मत, पैसे दे दूंगा, सुनील बोला। राजनगर विश्वनगर में एसटीडी की सुविधा प्राप्त थी। उसने नए नंबर पर फोन किया। संयोगवश फोन खुद अचला ने उठाया। अचला, सुनील बोल रहा हूं। तुम विश्वनगर कैसे पहुंच गई? यूं ही, ईयरपीस में से अचला की आवाज गूंजी। बात क्या है? बात यहां आने पर मालूम होगी, लेकिन तुम्हें फौरन इसी वक्त राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचना है। लेकिन मैं अभी तो यहां आई हूं, वो विरोधपूर्ण स्वर में बोली। अभी तो मैंने मुश्किल से यहां घर में कदम रखा है। कोई बात नहीं, उल्टे पांव वापस रवाना हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन मैं इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकती हूँ? कैसे भी हो, हवाई जहाज से आओ, रॉकेट पर सवार होकर आओ, वहां से आंखें बंद करके अंतर्ध्यान हो जाओ और यहां प्रकट हो जाओ, लेकिन पहुंचो। तुम शहर छोड़कर गई ही क्यों? तुम्हें तो जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन कुछ पता तो लगे कि बात क्या है। यहां पहुंचो, फिर सब कुछ पता चलेगा। सुनील ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। क्या चक्कर है? प्रभुदयाल ने पूछा। लड़की को आने दो, फिर चक्कर खुद सामने आ जाएगा। लड़की को यहां बुलाकर तो मैं तुम्हारा भला ही कर रहा हूं। उसके खिलाफ कोई अकाट्य सबूत जुटा चुकने से पहले तुम्हारी तो उसके पास फटकने की भी हिम्मत ना होती। प्रभुदयाल कसमसाया, लेकिन मुंह से कुछ न बोला। वो जानता था कि सुनील सच ही कह रहा था। मुझे इजाजत है, किरमानी उठता हुआ बोला। हाँ,
प्रभुदयाल सहमति से सिर हिलाता हुआ बोला। और सुनील? किरमानी सुनील की तरफ मुड़ा। संपर्क बनाए रखना प्लीज। जरूर। किरमानी वहां से बाहर निकल गया। कब तक इंतजार करना होगा? प्रभुदयाल ने पूछा। जब तक लड़की यहां ना पहुंच जाए, सुनील ने इत्मीनान से कहा। वैसे ना भी इंतजार करो तो मुझे कोई एतराज नहीं। जब तक लड़की नहीं आएगी तुम क्या करोगे? क्या करूंगा? यहां बैठा उसका इंतजार करूंगा। मुझे तुम यहां नहीं बैठने देना चाहते तो मैं बाहर जाकर फुटपाथ पर बैठ जाता हूं। मैंने ये कब कहा है? नहीं कहा, इसके लिए मेहरबानी। सुनील ने अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला। उसने एक सिगरेट अपने होठों से लगा लिया। एक मुझे भी दो, एकाएक प्रभुदयाल बोला। तुम सिगरेट पीने लगे हो? कभी कभार, साल 6 महीने में एक बार। सुनील ने उसे एक सिगरेट दिया। उसने पहले उसका और फिर अपना सिगरेट सुलगाया। अरे, एकाएक सुनील बोला, एक बात तो मैं भूल ही गया। क्या? प्रभुदयाल सकपकाया। सुनील ने अपनी पतलून की पिछली जेब से रुमाल में लिपटी रिवॉल्वर निकाली और उसे प्रभुदयाल के सामने रख दिया। रिवॉल्वर? प्रभुदयाल बोला। क्या चक्कर है? सुनील ने उसे सारी कहानी सुना दी। इस प्यारेलाल नंबर 2 की उंगलियों की निशान है इस पर। अगर तुम चेक करवाओ तो क्या यह पता लग सकता है कि कोई ऐसा अपराधी निकल आए जिसका कोई पुलिस रिकॉर्ड हो, और रिवॉल्वर के नंबर से इसके मालिक का नाम पता भी जाना जा सकता है? प्रभुदयाल ने सहमति में सिर हिलाया। उसने रिवॉल्वर को पुलिस लेबोरेटरी में भिजवा दिया। अगला दृश्य। घबराई बौखलाई अचला मजूमदार इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के कमरे में दाखिल हुई। आते ही वो एक कुर्सी पर ढेर हो गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वो सुनील की अपेक्षा से बहुत जल्दी वहां पहुंची थी। जरूर उसे फौरन वहां से रवाना होने वाली किसी प्लेन में सीट मिल गई थी। शुक्रिया, सुनील बोला। वो चुप रही। उसने भयभीत भाव से पहले इंस्पेक्टर प्रभुदयाल की तरफ देखा, फिर सुनील की तरफ देखा। घबराओ नहीं, सुनील उसकी दृष्टि का मंतव्य समझकर बोला। तुम एकदम सुरक्षित हो। मैंने तुम्हें फंसाने के लिए नहीं, तुम्हें बचाने के लिए यहां बुलाया है। अचला चुप रही, लेकिन उसके चेहरे से भय के भाव नहीं पूछे। आज दोपहर बाद जब तुम त्यागी के ऑफिस में दाखिल हुई थी, सुनील ने पूछा, तो तुमने गलियारे में किसी को देखा था? अचला के चेहरे का रंग उड़ गया। तो तो वो हकलाती हुई बोली, तुमने इन लोगों को सब कुछ बता दिया? इत्मीनान रखो, मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया जो इन्हें पहले से नहीं मालूम था। ओह, मेरे सवाल का जवाब दो। गलियारे में तुमने किसी को देखा था? हाँ, मैंने तुम्हारे असिस्टेंट एडिटर किरमानी को देखा था। वो वहां क्या कर रहा था? इस बार प्रभुदयाल ने प्रश्न किया। वो त्यागी के ऑफिस से बाहर निकल रहा था। मैं झोंक में उसकी बगल से गुजर गई थी। बाद में मुझे अनुभव हुआ था कि वो किरमानी था, लेकिन तब तक वो लिफ्ट में दाखिल हो चुका था। फिर आप त्यागी के ऑफिस में चली गई थी? हाँ। फिर आपने त्यागी पर गोली चलाई थी? अचला हिचकिचाई। उसने यूं असहाय भाव से सुनील की ओर देखा जैसे वो उससे कोई सहारा चाहती हो। साथ ही उसकी आंखें उससे शिकायत भी कर रही थी कि उसने खामखा उसे फंसवा दिया। आपने त्यागी को शूट कर दिया था? प्रभुदयाल ने बड़ी नम्रता से अपना प्रश्न दोहराया। हाँ, वो कठिन स्वर में बोली। प्रभुदयाल ने एक गहरी सांस ली। वो खुश था कि केस इतनी आसानी से निपटा जा रहा है। मैं स्टेनोग्राफर को बुलाता हूं। उसने घंटी की तरफ हाथ बढ़ाया। ठहरो, सुनील बोला। प्रभुदयाल ठिठक गया। उसने बोला, उसने प्रश्न सूचक नजरों से सुनील की तरफ देखा। पहले बात तो सुन लो, सुनील बोला। बयान फिर रिकॉर्ड करते रहना। क्या फर्क हुआ? बहुत फर्क हुआ।
और फिर ये मत भूलो कि अचला मेरी वजह से यहाँ आई है। तुम तो इसे यहाँ बुला ही नहीं सकते थे। वक्त की बात थी, सबूत जुटाने के बाद बुला सकता था, बुलाता। जरूर बुलाते, लेकिन साथ में इसका बाप आता और नगर के प्रतिष्ठित वकीलों की एक टीम आती, और फिर तुम इससे इसका अपराध तो क्या कबूल पाते, इससे ये तक ना पूछ पाते कि आज तारीख क्या है और टाइम क्या हुआ है। प्रभुदयाल कसमसा कर रह गया। तुम कहना क्या चाहते हो? पहले धैर्य से मेरी सारी बात सुनो। सुनाओ। सुनील ने उसे अचला से मालूम हुई ब्लैकमेलिंग की सारी कहानी कह सुनाई। वो चिट्ठियां, अंत में सुनील बोला, देर सवेर पुलिस के हाथ लगेंगी ही, शायद लगी चुकी हूं। शराफत का तकाजा यह है कि एक शरीफ लड़की की इज्जत का ख्याल रखते हुए उनके अस्तित्व को गुप्त रखा जाए और फिर वो अचला को लौटा दी जाए। ये कैसे हो सकता है? शायद वो चिट्ठियां हमें इनके खिलाफ सबूत के तौर पर अदालत में पेश करनी पड़े। ऐसी नौबत नहीं आएगी। तुम्हें क्या मालूम? मुझे मालूम है। पहले तुम अचला की जुबानी सुन लो कि वास्तव में हुआ क्या था। बोलिए, प्रभुदयाल अचला से बोला। अचला झिझकते हुए वही सब कुछ प्रभुदयाल को अचला ने झिझकते हुए वही सब प्रभुदयाल को कह सुनाया जो उसने सुनील को सुनाया था। मैंने उसको यहां तक कहा कि वो चिट्ठियां उसके पास मैंने उसको यहां तक कहा था कि चिट्ठियां उसके पास थी ही नहीं, वो कह रही थी। इस पर उसने एक जोर का अट्टहास किया और मेज की दराज में से चिट्ठियों का पुलंदा निकाल कर मुझे दिखाया। तब मैंने चिट्ठियां हासिल करने की नीयत से रिवॉल्वर निकालकर उसकी ओर तान दी, लेकिन वो डरा नहीं। वो शायद समझ गया था कि मैं ब्लफ मार रही थी, कि मैं गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर सकती। वो आंखों में एक शैतानी इरादा लिए मेरी तरफ बढ़ा। मैं पीछे हटने लगी। पीछे हटती हटती मैं बाहरी ऑफिस में आ गई। मेरी पीठ बाहरी ऑफिस के दरवाजे के साथ लगी। फिर एकाएक वो भेड़िए की तरह मुझ पर झपटा। मैंने भयभीत होकर रिवॉल्वर का घोड़ा दबा दिया। एक जोर की धाई की आवाज हुई। रिवॉल्वर मेरे हाथ में उछली और हाथ से छिटक कर गिरते गिरते बची। फिर वो पछाड़ खाकर मेरी आंखों के सामने गिर गया। तुमने कितनी बार गोली चलाई थी? सुनील ने पूछा। 2 बार, अचला बोली। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। दैट्स इट, सुनील विजेता के से स्वर में बोला। दैट्स एग्जैक्टली इट। ये इकलौती बात ही ये सिद्ध करने के लिए काफी है कि त्यागी की हत्या अचला ने नहीं की। क्या मतलब? प्रभुदयाल चौंका। अचला उससे भी ज्यादा चौंकी। वो मुंह बाए सुनील की तरफ देखने लगी। ये बात मुझे तभी सूझी थी जब तुम्हारा सिपाही वो गोली लेकर आया था जो पोस्टमार्टम द्वारा त्यागी के शरीर से निकाली गई थी, सुनील बोला। और मैं मूर्खों की तरह यह समझ बैठा था कि गोली त्यागी के शरीर के आर पार निकल गई थी और जाकर दीवार में धंस गई थी। ऐसा नहीं हुआ था। यह मुझे तभी सूझा जब वो सिपाही तीसरी गोली लेकर आया। तीसरी गोली? हाँ, तीसरी गोली। प्रभुदयाल, याद करो। 2 गोलियां तो घटनास्थल पर खिड़की के पास दीवार में धंसी हुई थी, और अचला ने अभी तुम्हें बताया है कि उसने 2 गोलियां चलाई थी। तो फिर ये तीसरी गोली कहां से आ गई? मिस मजूमदार, प्रभुदयाल बोला, इधर मेरी ओर देखिए। चाहे सुनील को अभी मालूम हुआ है, लेकिन हमें शुरू से मालूम था कि गोलियां 3 चली थी। आप भूल रही हैं? आपने जरूर 3 गोलियां चलाई होंगी। नहीं, मुझे खूब याद है, मैंने 2 गोलियां चलाई थी, अचला बोली। आप उस वक्त बहुत उत्तेजित थीं। गोलियां एक के बाद एक लगातार चलें तो ऐसी गलतफहमी हो सकती है। जरूर आपने 3 फायर किए होंगे, लेकिन आपको ऐसा लगा होगा कि आपने 2 फायर किए हैं। नहीं, मैंने 2 ही फायर किए थे, मुझे खूब याद है। अच्छी बात है। आप अड़ी रहिए अपनी जिद पर, लेकिन आपकी जिद इस हकीकत को नहीं बदल सकती कि आपने त्यागी का कत्ल किया है। आप चाहे 2 गोलियां चलाना स्वीकार करें या 3 गोलियां। प्रभु, सुनील बोला, इसने 2 ही गोलियां चलाई थी। ये झूठ नहीं बोल रही है।
उस घटना के तुरंत बाद इसने मुझे भी यही कहा था कि इसने 2 गोलियां चलाई थी। जो कुछ इसने मुझे कहा था वही इसने तुम्हारे सामने दोहराया है। नॉनसेंस, प्रभुदयाल होंठ सिकोड़कर बोला। अगर इन्होंने 2 गोलियां चलाई थी तो क्या तीसरी गोली कोई और आकर चला गया? हाँ। क्या हाँ? तीसरी गोली कोई और आकर चला गया। प्रभुदयाल हैरानी से सुनील का मुंह देखने लगा। तुम पागल तो नहीं हो रहे? क्रोधित स्वर में बोला प्रभुदयाल। प्रभु, यह मत भूलो कि अचला रिवॉल्वर घटनास्थल पर फेंक आई थी, लेकिन जब थोड़ी ही देर बाद मैं वहां पहुंचा था तो रिवॉल्वर वहां से गायब थी। आखिर वो रिवॉल्वर कहां गायब हो गई थी? इसके 36 जवाब हो सकते हैं। शायद रिवॉल्वर के बारे में ये देवी जी ही झूठ बोल रही हो तुमसे, अर्थात वहां रिवॉल्वर इन्होंने गिराई ही ना हो। शायद रिवॉल्वर बाद में तुमने गायब कर दी हो। शायद रिवॉल्वर गायब करने की नीयत से ही तुम आनंद फानन घटनास्थल पर पहुंचे थे। सुनील एक क्षण चुप रहा, फिर वो अचला से संबोधित हुआ। तुम्हें इस बात पर विश्वास है कि जब तुमने गोली चलाई थी तो गोली उसे लगी थी और वो मर कर गिर गया था? जरा अच्छी तरह याद करने की कोशिश करो कि क्या हुआ था। वो दृश्य हूबहू अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश करो। तुम बाहरी ऑफिस के साथ पीठ लगाकर खड़ी थी। उस वक्त त्यागी कहाँ था? बाहरी ऑफिस में दाईं ओर पड़ी मेज के दाएं सिरे के पास। वो उसी क्षण पिछले ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकला था। तुमने गोली चलाई, फिर? उसकी आंखें फट पड़ी, फिर उसके मुंह से एक कराह निकली और वो वहीं ढेर हो गया। मैं रिवॉल्वर अपने सामने ताने हक्की बक्की से उसे देखती रही। वो किस स्थिति में गिरा था? वो अपने दाएं पहलू के बल गिरा था। वो सामने को गिरा था, इसलिए उसका सिर मेरी तरफ था और टांगें कमरे के भीतर फैल गई थी। प्रभु, सुनील उत्तेजित स्वर में बोला, जरा लड़की के बयान पर गौर करो और घटनास्थल को याद करो। दीवार पर जो गोलियों के निशान पाए गए थे वो मेज के दाईं तरफ थे, लेकिन त्यागी की लाश मेज के बाईं तरफ पाई गई थी। पीठ के बल पड़ी पाई गई थी और उसका सिर नहीं, टांगें दरवाजे की तरफ थी। इससे क्या होता है? प्रभुदयाल बोला। पहले वो एक स्थिति में गिरा होगा और फिर किसी प्रकार उठा होगा और दूसरी स्थिति में जा गिरा होगा। असंभव। गोली उसके दिल में लगी थी। उसके प्राण फौरन निकल गए होंगे। वो जहां गिरा होगा वहीं गिरकर मर गया होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूं? प्रभु, तथ्य पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि जो 2 गोलियां अचला ने चलाई थी उनमें से एक भी त्यागी को नहीं लगी थी। तो फिर त्यागी इनकी आंखों के सामने ढेर कैसे हो गया था? उसने मक्कारी की थी, ड्रामा किया था। उसने जानबूझकर यह अभिनय किया था कि गोली उसे लग गई है और वो मर गया था। उसे भय था कि अचला फिर गोली चला देगी और जरूरी नहीं था कि हर बार उसका निशाना चूके। उसे मरा समझकर ही अचला ने गोली चलाना बंद किया था। उसे मरा समझकर ही अचला रिवॉल्वर फेंककर वहां से भाग खड़ी हुई थी। उसके बाद कोई और आदमी वहां पहुंचा और उसने उसी रिवॉल्वर से त्यागी की हत्या कर दी। यानी कि मैंने त्यागी की हत्या नहीं की? अचला फुसफुसाई। नहीं, तुम्हारा निशाना दोनों बार चूक गया था। अचला, तुमने पहले कभी गोली चलाई है? नहीं, पहले मैंने कभी रिवॉल्वर को छुआ तक नहीं था। मैं तो केवल इतना जानती थी कि नाल को सामने की तरफ करके घोड़ा दबा दो तो गोली चल जाती है और सामने खड़ा आदमी मर जाता है। देयर यू आर, सुनील प्रभुदयाल से बोला। प्रभुदयाल ने गहरी सांस ली। तुम्हारी बात में दम है, उसने स्वीकार किया। सुनील की जान में जान आ गई। लेकिन केस अब और पेचीदा हो गया है। अब हमें वो आदमी तलाश करना होगा जिसने मिस मजूमदार के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर तीसरी गोली चलाई। अब मुझे इजाजत है? एकाएक अचला बोली। जी हाँ, शौक से जाइए, प्रभुदयाल बोला, लेकिन एकाएक कहीं गायब मत हो जाइएगा। हमें अभी आपकी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, चलो, तुम्हें मैं छोड़ आऊं।
सुनील बोला। नहीं, अचला बोली, तुम तकलीफ मत करो, मैं चली जाऊंगी, और तुमने जो कुछ मेरे लिए किया है उसके लिए जिंदगी भर मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। सुपर बाजार हो? सुनील वातावरण में हल्कापन भरने की नीयत से बोला। अचला तनिक मुस्कुराई और बोली, शुक्रगुजार हूं। ओह, शुक्रगुजार हो, नेवर माइंड। वो चली गई। प्रभुदयाल कितनी ही देर सिर झुकाए बैठा रहा। दाता, भगवान बचाए पुलिस की नौकरी से, वो गहरी सांस लेकर बोला। सुनील ने सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उसकी तरफ देखा और फिर बोला, पुलिस की नौकरी कठिन तो तुम्हारे जैसे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और संवेदनशील पुलिस अधिकारियों के लिए है। तुम भी मेरी बला से वाला रुख इख्तियार कर लो तो पुलिस की नौकरी में मजे ही मजे हैं। वो ताजियों वाली तस्वीर मुझे कब मिलेगी? प्रभुदयाल उसकी बात को अनसुना करता हुआ बोला। तैयार होते ही भिजवा दूंगा, सुनील बोला। प्यारेलाल नंबर 2 की रिवॉल्वर की चेकिंग का परिणाम तो मुझे बताओगे ना? बता देंगे, अब तुम फूटो यहां से। ओके, सुनील उठता हुआ बोला, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वो पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत से बाहर निकल आया। आसपास कहीं कोई टैक्सी या स्कूटर दिखाई नहीं दे रहा था। उसने एक सिगरेट सुलगाया और पैदल ही उस चौराहे की तरफ चल दिया जहां से उसे कोई सवारी मिलने की उम्मीद थी। वो फुटपाथ पर अभी पुलिस हेडक्वार्टर से कुछ कदम दूर ही पहुंचा था कि एकाएक उसके दाएं बाएं दो आदमी प्रकट हुए। सुनील को अपने पीछे उनके कदमों की आहट तक नहीं मिली थी। पता नहीं वो एकाएक कहां से टपक पड़े थे। चुपचाप चलते रहो वरना गोली मार देंगे, एक कठोर स्वर उसके कानों में पड़ी। कोई शरारत मत करना। साथ ही उसकी पसलियों में कोई चीज चुभी जो निश्चय ही रिवॉल्वर की नाल थी। यह रिवॉल्वर है, कोई चेतावनी भरे स्वर में बोला। जरूर होगी, सुनील बोला। मैंने कब कहा कि लॉलीपॉप है? शट अप, फालतू बात नहीं। कम से कम अपना परिचय तो दे दो भाई लोगों। कपड़ा बंद रखो, चुपचाप चलते रहो। सुनील के पास आज्ञा पालन के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। थोड़ी ही आगे फुटपाथ के साथ लगी एक काली कार खड़ी थी। फिर सुनील को पिछली सीट पर धकेल दिया गया। एक उसके साथ आ बैठा। रिवॉल्वर फिर उसकी पसलियों में आ लगी। दूसरा कार की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। कार एक झटके से आगे दौड़ चली।